नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे लगभग 2300 साल पीछे। एक ऐसे युग में जहां भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा दें। जहां विदेशी आक्रमणकारी सीमाओं पर मंडरा रहे थे और जहां एक अनाथ बालक इतिहास बदलने वाला था। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया, जिसने मगध की गद्दी पलटी और भारत को पहला विशाल साम्राज्य दिया। यह है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके जन्म को लेकर मतभेद हैं, पर अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए। कहा जाता है कि बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया और वे इधर उधर भटकते रहे। एक दिन महान विद्वान आचार्य चाणक्य की नजर इस बालक पर पड़ी। चाणक्य ने देखा, यह बालक खेल खेल में राजा बनता था, आदेश देता था और रणनीति सोचता था। चाणक्य समझ गए, इस बच्चे में नेतृत्व का बीज छिपा है। यहीं से शुरू होती है गुरु और शिष्य की ऐतिहासिक जोड़ी। चाणक्य का मार्गदर्शन। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए। वहां उसे सिखाया गया राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति, अर्थशास्त्र और नेतृत्व। चाणक्य का लक्ष्य था भ्रष्ट नंद वंश को हटाकर योग्य राजा को गद्दी पर बैठाना। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक साधारण बालक से एक अनुशासित योद्धा बन गया। नंद वंश से संघर्ष। उस समय मगध पर शासन था धनानंद का। धनानंद अत्यंत धनी था, पर जनता से दूर और अत्याचारी भी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पहले असफल प्रयास किया, पर चाणक्य ने सिखाया, हार अंत नहीं होती, हार सीखने का अवसर होती है। दोबारा रणनीति बनी। गुप्त रूप से सैनिक जुटाए गए, जनता का समर्थन लिया गया और सही समय पर आक्रमण किया गया। अंततः धनानंद पराजित हुआ। लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब चंद्रगुप्त का लक्ष्य केवल मगध नहीं था। उन्होंने एक एक कर पंजाब, सिंध, गुजरात और मध्य भारत को जोड़ा। यह भारत का पहला विशाल साम्राज्य बना। यहाँ तक कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। इस संधि में चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान के क्षेत्र मिले और सेल्यूकस की पुत्री से उनका विवाह हुआ। यह केवल युद्ध नहीं, यह कूटनीति की जीत थी। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत व्यवस्थित था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मजबूत जासूसी तंत्र, नियमित कर व्यवस्था, किसानों की सुरक्षा, व्यापार को बढ़ावा, न्याय प्रणाली। राजा होते हुए भी चंद्रगुप्त सादा जीवन जीते थे। वे जनता से सीधे मिलते थे। उनका उद्देश्य था एक सशक्त और संगठित भारत। अंतिम जीवन और संन्यास। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। वे जैन मुनि बन गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने तपस्या करते हुए जीवन त्याग दिया। एक महान सम्राट जो अंत में साधु बन गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हमें सिखाते हैं, अगर मार्गदर्शन सही हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण इतिहास बना सकता है। एक अनाथ बालक
भारत का प्रथम सम्राट बना। यही है चंद्रगुप्त मौर्य की अमर वीरगाथा। मगध की गद्दी मिल जाना अंत नहीं था, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। चारों ओर विद्रोह, सीमाओं पर विदेशी खतरे और अंदरूनी षड्यंत्र। एक नया राजा था जिसकी उम्र कम थी, पर जिम्मेदारी पूरे भारत जितनी बड़ी। राजमहल में बैठे चंद्रगुप्त जानते थे, अगर अभी साम्राज्य को मजबूत नहीं किया गया तो यह फिर टूट जाएगा। उन्होंने सबसे पहले सेना का पुनर्गठन किया, सीमाओं पर किले बनवाए, जासूसों का जाल फैलाया और प्रांतों में योग्य प्रशासक नियुक्त किए। चाणक्य हर कदम पर साथ थे। यह केवल तलवार का युद्ध नहीं था, यह बुद्धि का युद्ध था। यूनानियों से टक्कर। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर महान के सेनापति शासन कर रहे थे। सबसे शक्तिशाली था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ने सोचा, यह नया भारतीय राजा टिक नहीं पाएगा। उसने विशाल यूनानी सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन वह भूल गया था, यह वही भारत था जहां चंद्रगुप्त मौर्य राज करता था। घमासान युद्ध हुआ। मौर्य सेना ने पहाड़ों, जंगलों और मैदानों में यूनानियों को उलझा दिया। चंद्रगुप्त स्वयं युद्धभूमि में उतरते थे। अंततः सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी। इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राजा ने यूनानियों को झुकाया। इस संधि से अफगानिस्तान तक क्षेत्र मिला, 500 युद्ध हाथी मिले और वैवाहिक संबंध बने। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय विजय थी। चाणक्य की रणनीति। दोस्तों, अगर चंद्रगुप्त तलवार थे तो चाणक्य ढाल और दिमाग। चाणक्य ने कहा था, राजा वही सफल होता है जो पहले सूचना जीतता है। पूरे साम्राज्य में गुप्तचर थे, कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर, कभी सेवक बनकर। हर खबर राजधानी पहुंचती थी। कोई विद्रोह पनपने से पहले कुचल दिया जाता। अर्थशास्त्र के अनुसार अनाज भंडारण, सैनिक वेतन, कर नीति, व्यापार मार्ग, सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से चलता था। आज जिसे हम इंटेलिजेंस सिस्टम कहते हैं, उसकी नींव चाणक्य ने रखी। पाटलिपुत्र स्वर्ण नगरी। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे भव्य नगरों में थी। चीनी यात्रियों ने लिखा, लकड़ी की विशाल दीवारें, गहरी खाइयां, हजारों सैनिक। शहर में अस्पताल, सराय, बाजार, शिक्षालय सब थे। विदेशी दूत मेगस्थनीज ने लिखा, भारत का शासन यूनान से कहीं अधिक व्यवस्थित है। यह चंद्रगुप्त की प्रशासनिक जीत थी। हर बड़ा साम्राज्य विद्रोह झेलता है। कुछ राजा डरते हैं, पर चंद्रगुप्त नहीं। पंजाब में बगावत हुई, दक्षिण में असंतोष फैला। चंद्रगुप्त स्वयं घोड़े पर चढ़े। उन्होंने विद्रोहियों से पहले बात की, फिर आवश्यकता पड़ने पर युद्ध किया। पर एक बात हमेशा रही, निर्दोष जनता को कभी नहीं सताया गया। यही कारण था कि लोग उन्हें राजा नहीं, रक्षक मानते थे। जनता के राजा। चंद्रगुप्त केवल महल में बैठने वाले शासक नहीं थे। वे भेष बदलकर गांवों में जाते थे, किसान से बात करते, व्यापारी की समस्या सुनते, सैनिक का हाल पूछते। उन्होंने सिंचाई योजनाएं बनवाईं, बीज वितरण कराया और अकाल में मुफ्त अनाज दिलवाया। उनका सिद्धांत था, प्रजा सुखी तो राज्य सुरक्षित। आत्मबोध और वैराग्य।
इतना सब पाने के बाद भी चंद्रगुप्त के मन में शांति नहीं थी। युद्ध, राजनीति, जिम्मेदारी सब भारी लगने लगा। जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर उनका जीवन बदल गया। उन्होंने राजगद्दी छोड़ी। कल्पना कीजिए, भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट साधारण वस्त्र पहनकर संन्यास मार्ग पर निकल पड़ा। यह त्याग असाधारण था। श्रवणबेलगोला की तपस्या। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने कठोर तप किया। राजा से साधु बने व्यक्ति ने भूख, प्यास, सुख सब त्याग दिए। अंततः वहीं उनका देहांत हुआ। एक योद्धा, एक शासक और अंत में एक संत। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हमें सिखाते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचना संभव है। शक्ति से बड़ा चरित्र होता है और सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय होती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो समझिए चंद्रगुप्त आज भी जीवित हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं किसी इसी तरह के रोचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।